बारिश की बूंदें हवेली की ऊंची खिड़कियों से टकरा रही थी। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दूल्हे के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। 29 वर्षीय सूरज सिंह, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं यह शादी नहीं करूंगा पापा, उसने ऊंची आवाज में कहा। सामने खड़े उसके पिता ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यह शादी होगी सूरज, और हर हाल में होगी। लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, सूरज चिल्लाया। उसके शब्दों से कमरे का माहौल और भारी हो गया। पिता की आंखों में दर्द उभर आया। जिस लड़की से तुम प्यार करते थे, वह 3 साल पहले तुम्हें छोड़कर विदेश चली गई। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए यह शादी किसी सजा से कम नहीं थी। उधर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 20 वर्षीय निशा अपनी माँ के साथ बैठी रो रही थी। माँ, मैं इतनी बड़ी हवेली में कैसे रहूंगी? निशा की आवाज कांप रही थी। वह बेहद सीधी साधी, मासूम और संस्कारी लड़की थी, जिसने आज तक अपने घर और कॉलेज के अलावा दुनिया ही नहीं देखी थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, भगवान ने तेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। निशा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटों बाद शादी का मंडप सज चुका था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। निशा लाल जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी, जबकि सूरज के चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था। फेरे शुरू हुए, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही मिनटों में दोनों पति पत्नी बन गए। लेकिन यह रिश्ता केवल कागजों और रस्मों का था, दिलों का नहीं। सुहाग रात पर निशा कांपते हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरा फूलों से सजा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी सूरज अंदर आया। उसकी आंखों में ठंडापन था। उसने आते ही अपने हाथ से फूलों का हार फेंक दिया। निशा घबरा गई। जी? सूरज उसकी तरफ बढ़ा और बेहद कठोर आवाज में बोला, सुनो, इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना। निशा की आंखें फैल गई। जी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। ये शब्द सुनकर निशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन सूरज यहीं नहीं रुका। आज से तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। निशा का दिल जैसे टूट गया। शादी के कुछ घंटे बाद ही उसके सारे सपने बिखर चुके थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। और फिर धीरे से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सूरज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह सोफे पर जाकर लेट गया, जबकि निशा पूरी रात चुपचाप बैठी रोती रही। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ उसकी कहानी की शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में उसे एक ऐसे सच का सामना करना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। रिश्ते सिर्फ 7 फेरों से नहीं बनते। कभी कभी उन्हें बनने में महीनों लग जाते हैं, और कभी एक पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में दाखिल हुई। निशा की आंखें पूरी रात रोने के कारण सूज चुकी थी। वह अब भी बिस्तर के कोने में बैठी थी। पूरी रात उसने एक पल भी आंख नहीं झपकाई थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। निशा ने धीरे से अपनी आंखें पोंछी। तभी उसकी नजर सामने पड़े सोफे पर गई। सूरज सिंह गहरी नींद में सो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे जिंदगी ने उसे मुस्कुराना ही भुला दिया हो। निशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। नीचे पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। हवेली इतनी बड़ी थी कि निशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। डरते डरते वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। तभी सूरज की माँ सावित्री देवी ने उसे देखा। आओ बहू, उनकी आवाज में अपनापन था। निशा की आंखें भर आई। कम से कम इस घर में कोई तो था जो उसे अपनाने की कोशिश कर रहा था। वह चुपचाप उनके पास बैठ गई।
तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। सूरज नीचे आ चुका था। उसने एक नजर निशा पर डाली और फिर नजरें फेर ली, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। निशा के दिल में फिर एक टिस उठी। नाश्ते के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक सावित्री देवी मुस्कुराई। सूरज बेटा, आज शाम को बहू को शहर घुमाने ले जाना। सूरज का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मुझे ऑफिस का काम है माँ। काम तो जिंदगी भर रहेगा। माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह उठ गया। निशा ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया हो। दोपहर को निशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसकी नजर अलमारी के एक कोने पर पड़ी। वहां एक फोटो फ्रेम रखा था। उसने उत्सुकता से फोटो उठाई। फोटो में सूरज किसी खूबसूरत लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। वैसी मुस्कान जो उसने शादी के बाद एक बार भी नहीं देखी थी। निशा समझ गई, यही वह लड़की थी जिससे सूरज प्यार करता था। उसका दिल और भारी हो गया। शायद मैं इनके जीवन में सिर्फ एक मजबूरी हूँ, उसने मन ही मन सोचा। शाम को सूरज ऑफिस से लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महिला फिसलकर गिर गई थी। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। उसी समय एक लड़की भागती हुई वहां पहुंची। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। बिना कुछ सोचे उसने महिला को उठाया, अपने दुपट्टे से उनका चेहरा साफ किया और रिक्शा रोककर उन्हें अस्पताल ले जाने लगी। सूरज कुछ पल उसे देखता रह गया। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। वह लड़की कोई और नहीं, निशा थी। रात को जब निशा वापस हवेली पहुंची तो उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। सावित्री देवी घबरा गई। अरे बहू, क्या हुआ? निशा मुस्कुराई। कुछ नहीं माँ जी, एक दादी जी गिर गई थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाना था। तू अकेले चली गई? अगर मैं नहीं जाती तो कौन जाता? निशा ने सहजता से कहा। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के पास खड़ा सूरज उसकी सारी बातें सुन रहा था। पहली बार उसके दिल में निशा के लिए सम्मान की एक छोटी सी किरण जागी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, उसने मन ही मन कहा, मैं फिर किसी के करीब नहीं आऊंगा। रात को निशा कमरे में आई। वह कपड़े बदलकर चुपचाप बैठ गई। तभी अचानक सूरज ने पहली बार उससे कुछ पूछा, तुम उस बुजुर्ग महिला को जानती थी? निशा चौंक गई। नहीं। फिर मदद क्यों की? निशा हल्का सा मुस्कुराई। मदद करने के लिए पहचान जरूरी नहीं होती। सूरज कुछ पल उसे देखता रह गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। कहीं ना कहीं दो अजनबियों के बीच एक बहुत पतली सी डोर बंधनी शुरू हो चुकी थी। उन्हें इसका एहसास नहीं था, लेकिन किस्मत को था। सुबह का समय था। हवेली में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन निशा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कल रात सूरज ने उससे पहली बार बात की थी। सिर्फ 2-4 शब्द ही सही, लेकिन उसके लिए वह बहुत बड़ी बात थी। उसे लगने लगा था कि शायद एक दिन सूरज उसे समझने लगेगा। शायद, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज अपने ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था। भी उसकी सेक्रेटरी घबराई हुई अंदर आई। सर, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? वह कह रही है कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। सूरज ने सिर उठाया। उसी समय केबिन का दरवाजा खुला। उसकी सांसें रुक सी गई। सामने खड़ी थी रिया, वही लड़की जिससे वह कभी बेइंतहा प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपने परिवार तक से लड़ाई की थी और जिसने 3 साल पहले बिना कुछ बताए उसे छोड़ दिया था। रिया हल्के से मुस्कुराई। हेलो सूरज। सूरज कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम वापस आ गई? रिया की आंखें भर आई। हाँ सूरज, मैं वापस आ गई। उधर हवेली में
निशा रसोई में सावित्री देवी की मदद कर रही थी। अचानक घर की नौकरानी बोली, बहू जी, आज साहब बहुत खुश लग रहे थे। निशा मुस्कुराई। अच्छा? हाँ, ऑफिस जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी। निशा के दिल में हल्की सी खुशी हुई। उसे लगा शायद सूरज का मन बदल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मुस्कान किस वजह से आई थी। शाम को सूरज घर लौटा, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। निशा ने पहली बार उसे इतना खुश देखा। सावित्री देवी ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश दिख रहे हो? सूरज कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से एक महिला की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सबकी नजर दरवाजे की तरफ घूम गई और अगले ही पल निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की, रिया। वह सीधे अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते आंटी। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया था। तुम? रिया ने सिर झुका लिया। जी आंटी। निशा चुपचाप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की कौन है। तभी रिया की नजर निशा पर पड़ी। ओह, तो यही है सूरज की पत्नी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, घमंड था। निशा ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। रिया ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर हंस पड़ी। सूरज, तुम्हारी पसंद तो पहले से काफी बदल गई है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। निशा को ऐसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया हो। उसकी आंखें झुक गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रिया फिर बोली, वैसे सूरज, मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुमने इतनी साधारण लड़की से शादी कर ली। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी आज उसे अपमानित होना पड़ रहा था। सबकी नजरें सूरज पर टिक गई। सब जानना चाहते थे कि वह क्या कहेगा। क्या वह हमेशा की तरह चुप रहेगा या फिर? सूरज धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। रिया मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि सूरज उसका ही साथ देगा। लेकिन अगले ही पल सूरज की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बस। रिया चौंक गई। सूरज? सूरज की आंखें सख्त हो चुकी थी। मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी और नहीं। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। निशा ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या सचमुच सूरज उसके लिए खड़ा हुआ था? रिया का चेहरा उतर गया। मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, सूरज ने ठंडे स्वर में कहा। रिया पहली बार असहज हो गई। उसे लगा था कि वह आज भी सूरज के दिल पर राज करती है, लेकिन शायद कुछ बदल चुका था या शायद बदलना शुरू हो चुका था। रात को निशा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं थे। आज पहली बार किसी ने उसके सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। सूरज था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सूरज बोला, रिया की बातों का बुरा मत मानना। निशा ने धीरे से कहा, आपने मेरा साथ क्यों दिया? सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि गलत बात सहना मुझे पसंद नहीं। निशा हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था रिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने वापस लौटने का फैसला सिर्फ सूरज को देखने के लिए नहीं किया था। उसका एक मकसद था, एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सूरज और निशा का रिश्ता बनने से पहले ही टूट सकता था। अगले दिन सुबह हवेली के बगीचे में हल्की धूप खिली हुई थी। निशा पौधों में पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही सादगी। उसे क्या पता था कि कोई दूर खड़ा उसकी जिंदगी में तूफान लाने की तैयारी कर रहा है। वह थी रिया। रिया की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी।
कल सूरज ने सबके सामने पहली बार निशा का पक्ष लिया था। यह बात उसे रात भर सोने नहीं दे पाई। यह लड़की मेरे और सूरज के बीच नहीं आ सकती, उसने मन ही मन कहा, और उसी पल एक खतरनाक योजना उसके दिमाग में जन्म ले चुकी थी। दोपहर के वक्त सावित्री देवी मंदिर गई हुई थी। सूरज ऑफिस में था। पूरी हवेली लगभग खाली थी। रिया चुपके से सूरज के कमरे में दाखिल हुई। उसने अलमारी खोली और वहां रखी एक बेहद कीमती हीरे की अंगूठी अपने पर्स में छिपा ली। यह अंगूठी सूरज की दादी की निशानी थी। घर में उसकी बहुत कीमत थी। कुछ देर बाद रिया सीधे निशा के कमरे में पहुंची। निशा किताब पढ़ रही थी। अरे रिया जी, आइए। निशा मुस्कुराई। रिया भी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी छिपी थी। बातों बातों में उसने वह अंगूठी चुपके से निशा की अलमारी में रख दी और वहां से चली गई। शाम को पूरे घर में अचानक हड़कंप मच गया। सावित्री देवी परेशान थी। अरे मेरी माँ की निशानी वाली अंगूठी कहाँ गई? नौकर चाकर इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। तभी रिया धीरे से बोली, आंटी, अगर बुरा ना मानो तो एक बार सबके कमरे देख लेने चाहिए। सावित्री देवी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, हमारे घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। लेकिन रिया बार बार जोर देती रही। आखिरकार सबके कमरे चेक होने लगे और फिर निशा की अलमारी खुली। अगले ही पल वह अंगूठी सबके सामने थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। निशा की आंखें फटी रह गई। यह यहाँ कैसे आई? उसकी आवाज कांप रही थी। रिया ने तुरंत दुखी बनने का नाटक किया। निशा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। निशा रो पड़ी। मैंने सच में अंगूठी नहीं ली, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। सबूत उसकी अलमारी से मिला था, और सबसे बड़ी बात, उसी समय सूरज भी ऑफिस से लौट आया। उसने जैसे ही यह सब देखा, उसका चेहरा कठोर हो गया। क्या हुआ? रिया ने तुरंत पूरी कहानी सुना दी। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने चोरी नहीं की, वह बार बार यही कह रही थी। सूरज ने कुछ पल तक उसे देखा। उसके मन में भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक तरफ सबूत था, दूसरी तरफ वह मासूम लड़की जो अब तक कभी झूठ बोलती नहीं दिखी। रिया ने धीरे से कहा, सूरज, सबूत तो साफ है। लेकिन सूरज चुप रहा। उसकी नजर निशा के आंसुओं पर थी। उसे याद आया, वही लड़की बारिश में अनजान बुजुर्ग महिला को अस्पताल लेकर गई थी। वही लड़की जो हर किसी की मदद करती थी। क्या वह सचमुच चोरी कर सकती थी? अचानक सूरज ने तेज आवाज में कहा, बस। सब चौंक गए। सूरज ने अंगूठी उठाई, फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि निशा ऐसा कर सकती है। रिया का चेहरा उतर गया। लेकिन सबूत? हर सबूत सच नहीं होता, सूरज ने ठंडे स्वर में कहा। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात रिया अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। पहला कदम नाकाम रहा। वह बोली, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द सूरज खुद निशा से नफरत करने लगेगा। फोन के दूसरी तरफ कौन था? रिया किससे बात कर रही थी और वह आखिर चाहती क्या थी? उसे नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ी एक शख्स ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, और वह शख्स कोई और नहीं, सूरज की छोटी बहन पायल थी। पायल की आंखें हैरानी से फैल गई। रिया भाभी के खिलाफ साजिश कर रही है। अब उसके हाथ एक ऐसा सच लग चुका था जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरी हवेली नींद में डूबी हुई थी, लेकिन निशा की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर हुई घटनाओं ने उसके दिल को बुरी तरह हिला दिया था। वह बालकनी में खड़ी आसमान के तारों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। हालांकि सूरज ने उसका साथ दिया था, फिर भी उसके दिल में दर्द था।
तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। निशा ने पलट कर देखा। सूरज खड़ा था। उसके हाथ में एक कप कॉफी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ कहे कॉफी उसकी तरफ बढ़ा दी। निशा हैरानी से उसे देखने लगी। मेरे लिए? सूरज ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। निशा ने कप ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह पहली बार था जब सूरज ने उसके लिए कुछ किया था। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिर्फ ठंडी हवा बह रही थी। फिर अचानक सूरज बोला, तुम बहुत रोती हो। निशा उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। और आप बहुत गुस्सा करते हैं। पहली बार दोनों के बीच एक छोटी सी मुस्कान साझा हुई और उसी पल उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। सूरज रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया। तुम्हें सच में बुरा लगा था? उसने पूछा। निशा की आंखें फिर नम हो गई। जब कोई बिना गलती के दोषी ठहराया जाए तो बुरा तो लगता है। सूरज चुप हो गया। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। निशा की धड़कन रुक सी गई। उसने पहली बार सूरज की आंखों में देखा। वहां शक नहीं, भरोसा था। उस रात बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे। निशा ने अपने बचपन की बातें बताई, कैसे वह बारिश में भीगना पसंद करती थी, कैसे उसे चांद देखना अच्छा लगता था, कैसे वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती थी। सूरज बस उसे सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि इस लड़की की दुनिया कितनी अलग है, कितनी साफ, कितनी मासूम और शायद इसी वजह से इतनी खूबसूरत। अचानक तेज हवा चली। निशा के बाल चेहरे पर बिखर गए। वह उन्हें हटाने लगी, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का कप फिसल गया। निशा का संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि सूरज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। एक झटके में वह उसके बेहद करीब आ गई, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। निशा की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसकी आंखें झुक गई, जबकि सूरज पहली बार उसे इस तरह देख रहा था। उस मासूम चेहरे को, उन कांपती पलकों को और उन आंखों को जिनमें सिर्फ सच्चाई थी। कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। निशा। सूरज के होठों से उसका नाम निकला और पहली बार उसके नाम में कठोरता नहीं थी। निशा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें मिली और उस एक पल में दोनों के दिलों में कुछ बदल गया, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तभी अचानक नीचे से आवाज आई, भैया। दोनों चौंक गए। पायल भागती हुई ऊपर आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सूरज तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? पायल ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, रिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। सूरज और निशा दोनों हैरान रह गए। मतलब? पायल ने कांपती आवाज में कहा, कल रात मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते सुना था। वह भाभी को इस घर से निकालना चाहती है। यह सुनते ही सूरज की आंखें सिकुड़ गई और निशा का चेहरा पीला पड़ गया। अगली सुबह निशा की आंख खुली तो उसे पिछली रात की बातें याद आ गई। बालकनी में बिताए वे पल, सूरज का उसके लिए चिंता करना और फिर उसका हाथ पकड़ लेना, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। निशा अनायास ही मुस्कुरा उठी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह कहीं ज्यादा सोच तो नहीं रही। सूरज अब भी उससे प्यार नहीं करता था। शायद वह सिर्फ इंसानियत के नाते उसका साथ दे रहा था। इसी सोच में डूबी हुई वह नीचे रसोई में चली गई। उधर सूरज भी आज कुछ बदला बदला सा महसूस कर रहा था। ऑफिस जाने के लिए तैयार होते समय उसके दिमाग में बार बार निशा का चेहरा आ रहा था। वह खुद पर झुंझला उठा। आखिर मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। नाश्ते की टेबल पर आज पहली बार दोनों की नजरें टकराई और दोनों ने तुरंत नजरें झुका ली। पायल यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि दोनों के दिलों में कुछ बदल रहा है। तभी सावित्री देवी बोली,
सूरज, आज शाम को मुझे मंदिर जाना है, बहू को शहर घुमाकर ले आना। सूरज कुछ कहने ही वाला था कि पायल बीच में बोल पड़ी, हाँ भैया, भाभी तो शादी के बाद कहीं गई ही नहीं है। निशा तुरंत बोली, नहीं माँ जी, रहने दीजिए। लेकिन इस बार सूरज ने मना नहीं किया। ठीक है, शाम को चलते हैं। निशा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सूरज ने खुद हाँ कह दी। शाम होते ही दोनों कार में बैठकर शहर की तरफ निकल गए। पूरा रास्ता खामोशी में बीता। निशा खिड़की के बाहर देखती रही, जबकि सूरज चोरी चोरी उसे देख रहा था। आज साधारण गुलाबी सूट में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद कार एक बड़ी झील के किनारे जाकर रुकी। निशा की आंखें चमक उठी। कितनी सुंदर जगह है। वह बच्चों की तरह खुश हो गई। सूरज पहली बार उसे इतना खुश देख रहा था। निशा झील के किनारे दौड़ती हुई चली गई। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वह अपना दोनों हाथ फैलाकर हवा को महसूस करने लगी। सूरज उसे देखता रह गया। उसे लगा जैसे इतने दिनों बाद उसके जीवन में कोई रंग वापस आया हो। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादल आसमान में छा गए और कुछ ही क्षणों में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन निशा वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह बारिश में भीगते हुए घूमने लगी, बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह। सूरज मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। तुम भीग जाओगी, उसने आवाज लगाई। निशा हंस पड़ी। मुझे बारिश बहुत पसंद है। उसकी हंसी सुनकर सूरज का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। कुछ पल बाद बिजली कड़की। निशा डर गई और अनजाने में दौड़कर सूरज के बिल्कुल करीब आ गई। उसने घबराकर सूरज का हाथ पकड़ लिया। दोनों की सांसें तेज हो गई। निशा को एहसास हुआ कि वह कितनी करीब आ गई है। वह तुरंत पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। गिरने से पहले सूरज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। निशा की आंखें बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सूरज की बाहों में पाया। बारिश लगातार बरस रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। निशा की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। सूरज की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उस मासूम चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। पहली बार उसके दिल ने स्वीकार किया, वह निशा की परवाह करने लगा है, बहुत ज्यादा। तभी अचानक सूरज का फोन बज उठा। दोनों जैसे किसी सपने से बाहर आए। सूरज ने फोन उठाया। फोन पायल का था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। भैया, मुझे रिया के कमरे से कुछ मिला है। सूरज तुरंत गंभीर हो गया। क्या मिला? कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें, जिनसे साबित होता है कि रिया ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। सूरज की आंखें फैल गई। मैं घर पहुंचकर बात करता हूँ। फोन कट गया। निशा चिंतित होकर उसकी तरफ देखने लगी। सूरज के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसे नहीं पता था कि पायल के हाथ जो सबूत लगे हैं वे सिर्फ रिया का सच ही नहीं खोलेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि 3 साल पहले सूरज और रिया के बीच आखिर हुआ क्या था। और उस सच के सामने आने के बाद सूरज की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बारिश में भीगने के बाद सूरज और निशा जल्दी जल्दी हवेली लौट आए। पूरे रास्ते कार में खामोशी छाई रही, लेकिन यह वही खामोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आज दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुछ अनकहे एहसास जन्म ले चुके थे। निशा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि उसके मन में वही पल घूम रहा था जब सूरज ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। उधर सूरज भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वह निशा को अपने दिल से दूर करना चाहता, उतनी ही उसकी यादें करीब आती जा रही थी। जैसे ही दोनों हवेली पहुंचे, पायल भागती हुई उनके पास आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भैया, जल्दी मेरे कमरे में आइए। सूरज तुरंत उसके पीछे चल पड़ा।
निशा भी चिंतित होकर उनके साथ चली गई। कमरे में पहुंचते ही पायल ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने अलमारी से एक फाइल निकालकर सूरज के सामने रख दी। ये मुझे रिया के कमरे से मिली है। सूरज ने फाइल खोली। अंदर कुछ तस्वीरें, कुछ कागज और एक पुराना लिफाफा रखा हुआ था। जैसे जैसे वह उन्हें पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आया। उसके होंठ कांप उठे। निशा और पायल उसे हैरानी से देख रही थी। क्या हुआ भैया? सूरज ने कांपते हाथों से एक फोटो पायल को दिखाई। फोटो में रिया किसी दूसरे आदमी के साथ बेहद करीब खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर प्यार साफ दिखाई दे रहा था और तस्वीर 3 साल पुरानी थी। वही समय जब रिया सूरज से प्यार करने का दावा किया करती थी। सूरज का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने अगला कागज उठाया। वह विदेश की एक यूनिवर्सिटी का दस्तावेज था। उसमें साफ लिखा था कि रिया को पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिली थी। मतलब रिया ने कभी मजबूरी में सूरज को नहीं छोड़ा था। उसने झूठ बोला था। वह अपने सपनों और दूसरे रिश्ते के लिए खुद उसे छोड़कर चली गई थी। सूरज को याद आया 3 साल पहले रिया ने रो रो कर कहा था कि उसके परिवार वाले उसे जबरदस्ती विदेश भेज रहे हैं। उसने वादा किया था कि वह वापस आएगी, लेकिन वह कभी नहीं लौटी और सूरज ने 3 साल तक उसी इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने मेरे साथ धोखा किया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। निशा चुपचाप उसे देख रही थी। उसका दिल सूरज के लिए भर आया। वह समझ सकती थी कि किसी अपने का धोखा कितना दर्द देता है। उसने धीरे से कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सूरज ने उसकी तरफ देखा। निशा की आंखों में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी थी। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, बस एक सच्ची चिंता। उसी पल सूरज को एहसास हुआ कि जब भी वह टूटा, उसके आसपास निशा ही खड़ी थी। वह लड़की जिससे उसने शादी के पहले दिन ही कह दिया था कि वह उसे पत्नी नहीं मानता, लेकिन आज वही लड़की उसके सबसे करीब खड़ी थी। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला। सभी ने पलटकर देखा। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तो तुम लोगों ने मेरे कमरे की तलाशी ली? पायल डर गई, लेकिन सूरज आगे बढ़ गया। उसने फाइल रिया के सामने फेंक दी। अब और कौन सा झूठ बोलोगी? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल के लिए उसकी आवाज ही बंद हो गई। सूरज, मैं चुप। पहली बार सूरज इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया। 3 साल तक मैं खुद को दोष देता रहा। 3 साल तक मैं सोचता रहा कि शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया, लेकिन सच यह था कि तुमने मुझे धोखा दिया था। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार किसी को उस पर दया नहीं आई, क्योंकि उसका सच सामने आ चुका था। तभी रिया की नजर निशा पर पड़ी और उसकी आंखों में नफरत भर गई। ये सब इसी लड़की की वजह से हुआ है। वह चीखी, अगर ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो आज भी तुम मेरे होते। रिया गुस्से में निशा की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, सूरज ने निशा का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया। निशा की सांसें रुक गई। यह पहली बार था जब सूरज ने उसे इस तरह अपने संरक्षण में लिया था। सूरज की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। निशा के बारे में एक शब्द भी मत कहना। रिया स्तब्ध रह गई। उसने सूरज की आंखों में देखा। वहां अब उसके लिए प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत और निराशा थी। और निशा के लिए एक अजीब सी चिंता, एक अपनापन। रिया समझ गई वह सूरज को हमेशा के लिए खो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ठीक है सूरज, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक सच और बता दूं। सूरज की भौवें सिकुड़ गई। कौन सा सच? रिया की नजर सीधे निशा पर गई। फिर उसने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, जिस लड़की को तुम इतना मासूम समझते हो,
उसके परिवार का तुम्हारे परिवार से एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे वह इस सच को पहले से जानती हो, और सूरज की आंखों में सवाल तैरने लगे। रिया मुस्कुराई। अब असली कहानी शुरू होगी, इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। सूरज की नजर निशा पर टिक गई और पहली बार निशा ने डर कर अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि रिया जिस राज की बात कर रही थी वह सचमुच उसकी जिंदगी बदल सकता था। वह राज जिसे निशा छिपाती रही। रिया के जाते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। सूरज की नजरें लगातार निशा पर टिकी हुई थी, जबकि निशा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, पायल भी घबराई हुई थी। भाभी, रिया किस राज की बात कर रही थी? निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भर आई। सूरज के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। निशा, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या सचमुच कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? निशा की पलकों से आंसू गिर पड़े और अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। यह देखकर सूरज का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि इसका मतलब था वाकई कोई बात थी। रात को निशा अपने कमरे की बालकनी में अकेली खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसके मन में घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगी। वह सिर्फ 15 साल की थी जब उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उसके बाद उसकी मां ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला था, लेकिन उसके पिता की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। उस हादसे का संबंध सूरज के परिवार से था, और यही सच वह हमेशा छिपाती रही थी। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे डर था कि अगर सूरज को सब पता चल गया तो वह उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, निशा। वह चौंक गई, पलटी। सूरज उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेचैनी थी। मुझसे सच कहो, रिया क्या कहना चाहती थी? निशा की सांसें तेज हो गई। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, मेरे पापा की मौत। सूरज ध्यान से सुनने लगा। उनकी मौत जिस ट्रक से हुई थी। निशा की आवाज कांप गई। वह ट्रक आपकी कंपनी का था। सूरज जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गई। क्या? निशा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे शादी से पहले ही यह बात पता थी, लेकिन मैंने कभी आपको दोषी नहीं माना, क्योंकि उस दुर्घटना के समय आप विदेश में थे और उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह बात कभी नहीं बताई गई थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझसे यह बात छिपाई क्यों? निशा ने आंसू पोंछे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे गलत समझे। मैंने आपसे शादी किसी बदले के लिए नहीं की थी। मैं तो खुद यह रिश्ता नहीं चाहती थी, लेकिन जब शादी हो गई तो मैंने सोचा कि पुराने जख्मों को यहीं दफना दूं। सूरज कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक तरफ अपने परिवार की गलती का दर्द था, दूसरी तरफ निशा का त्याग। अगर वह चाहती तो इस बात को हथियार बनाकर पूरे परिवार से बदला ले सकती थी, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने यह सच अपने दिल में दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी का घर ना टूटे। अचानक निशा रोते हुए बोली, अगर आप चाहे तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनते ही सूरज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। पहली बार उसे इस बात का डर लगा कि कहीं निशा सचमुच उससे दूर ना हो जाए। उसने बिना सोचे निशा का हाथ पकड़ लिया। ऐसी बात दोबारा मत कहना। निशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सूरज की आंखें नम थी। गलती अगर हमारे परिवार की थी तो सजा तुम्हें क्यों मिले? और जहां तक इस घर को छोड़ने की बात है,
वह कुछ क्षण रुका, फिर पहली बार दिल से बोला, यह घर तुम्हारा भी है। निशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार इन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। अगली सुबह हवेली का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन सूरज पूरी रात सो नहीं पाया था। निशा की बातें उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। अगर आप चाहे तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यह सोचकर ही उसका दिल बेचैन हो उठता था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि निशा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और वह उसे खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुबह जब वह नीचे नाश्ते के लिए आया तो उसकी नज़र सबसे पहले निशा को खोजने लगी। निशा रसोई में सावित्री देवी की मदद कर रही थी। हल्के पीले रंग के सूट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सूरज कुछ क्षण उसे देखता रह गया, फिर खुद ही नजरें झुका ली। पायल यह सब देख रही थी। वह मुस्कुराई बिना नहीं रह सकी। नाश्ते के बाद सूरज ऑफिस जाने लगा। तभी सावित्री देवी बोली, सूरज, आज बहू को डॉक्टर के पास ले जाना। क्यों माँ? सूरज घबरा गया। क्या हुआ इसे? निशा भी चौंक गई। सावित्री देवी हंस पड़ी। अरे कुछ नहीं हुआ, कल बारिश में भीग गई थी, इसलिए हल्का बुखार है। सूरज का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने तुरंत निशा की तरफ देखा। तुमने बताया क्यों नहीं? निशा धीरे से बोली, बस थोड़ा सा बुखार है। लेकिन सूरज को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उसी समय ऑफिस का कार्यक्रम रद्द कर दिया। दोपहर में वह खुद निशा को डॉक्टर के पास लेकर गया। पूरा रास्ता वह बार बार उससे पूछता रहा, अब कैसी तबीयत है? चक्कर तो नहीं आ रहा? दवा समय पर ली थी? निशा हर बार मुस्कुराकर सिर्फ हाँ कह देती, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही खुशी थी। जिस इंसान ने शादी के पहले दिन उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, आज वही उसकी छोटी छोटी बातों की चिंता कर रहा था। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन आराम की जरूरत है। वापसी में सूरज ने कार एक शांत जगह रोक दी। वहां एक छोटा सा बगीचा था। चारों तरफ फूल खिले हुए थे। हल्की हवा चल रही थी। निशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हम यहाँ क्यों रुके हैं? सूरज कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें फूल पसंद है ना? निशा की आंखें चमक उठी। बहुत। सूरज ने पहली बार दिल खोलकर मुस्कुराया। तो थोड़ा समय यहाँ बिताते हैं। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सूरज है। दोनों बगीचे में टहलने लगे। चलते चलते निशा का पैर अचानक एक पत्थर से टकरा गया। वह लड़खड़ाने लगी, लेकिन इस बार गिरने से पहले ही सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई। दोनों कुछ क्षण वहीं खड़े रह गए। निशा की धड़कनें बेकाबू हो गई और सूरज की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। आज पहली बार वह अपने दिल की आवाज साफ साफ सुन पा रहा था। वह निशा से प्यार करने लगा था। धीरे धीरे, बिना जाने, बिना समझे उसका दिल पूरी तरह निशा का हो चुका था। शाम को जब दोनों हवेली लौटे तो वहां एक अजनबी आदमी बैठा हुआ था, वीरेंद्र सिंह। सावित्री देवी और पायल के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही सूरज अंदर आया, उस आदमी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, आखिरकार तुम आ ही गए। सूरज ने भवें सिकोड़ ली। आप कौन हैं? आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और सूरज के सामने रख दी। तस्वीर देखकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसके पिता वीरेंद्र सिंह और निशा के पिता साथ खड़े थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, दोस्ती टूटे तो दुश्मनी जन्म लेती है। सूरज ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा। यह सब क्या है? आदमी की आंखों में वर्षों पुराना दर्द तैर गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें उस हादसे की सच्चाई बताने आया हूँ जिसमें निशा के पिता की जान गई थी।
पूरा हॉल सन्न रह गया। निशा के हाथ कांपने लगे और अगले ही पल उस आदमी ने ऐसा वाक्य कहा जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। निशा के पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी, वह एक सुनियोजित हत्या थी। हवेली में एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने सबकी सांसें रोक दी हो। सूरज अविश्वास से अपने पिता की तरफ देखने लगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां प्यार, विश्वास और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। हॉल में छाए सन्नाटे के बीच उस अजनबी आदमी की बात सुनकर सभी के चेहरों का रंग उड़ चुका था। निशा की आंखें नम हो गई थी। उसके दिल में वर्षों पुराना दर्द फिर से जाग उठा था। सूरज की मुट्ठियां भींच गई। वह अपने पिता की तरफ देखने लगा। पापा, यह आदमी क्या कह रहा है? इंद्र सिंह की आंखें झुक गई। पहली बार उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहते, वह अजनबी आदमी बोला, सच्चाई जाननी है तो कल सुबह मेरे साथ चलना। इतना कहकर वह वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया सैकड़ों सवाल। उस रात सूरज और निशा अपने कमरे में थे, लेकिन दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। निशा खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने पिता की मौत का दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा था। आज अचानक सब कुछ फिर सामने आ गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। वह सूरज था। कुछ पल तक वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुम ठीक हो? बस इतना सुनते ही निशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद को रोक नहीं पाई। सूरज के सामने टूट गई। मैं बहुत थक गई हूँ सूरज। उसकी आवाज कांप रही थी। कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही लिखा है। सूरज का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। उसने धीरे से निशा के आंसू पोंछे। जब तक मैं हूँ, तुम्हें अकेले कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है। निशा ने कांपती नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार अपने लिए इतना अपनापन देखकर उसका दिल भर आया। अचानक निशा का संतुलन बिगड़ गया। पूरा दिन तनाव में रहने की वजह से उसे चक्कर आने लगा था। लेकिन गिरने से पहले ही सूरज ने उसे थाम लिया। निशा सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। कुछ क्षणों के लिए दोनों की धड़कनें एक साथ धड़कने लगी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज ने पहली बार इतने करीब से निशा की आंखों में देखा था। वहां दर्द था, लेकिन साथ ही उसके लिए एक अनकहा प्यार भी था, जिसे वह अब तक छुपाती रही थी। निशा, सूरज की आवाज भर्रा गई। एक बात पूछूं? निशा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर उस हादसे के पीछे सचमुच मेरे परिवार का हाथ निकला तो क्या तुम मुझसे नफरत करने लगोगी? निशा की आंखें भर आई। उसने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। नहीं। सूरज की सांस अटक गई। क्यों? निशा की आवाज कांप रही थी। क्योंकि मैंने आपके अंदर कभी बुराई नहीं देखी। जिस इंसान ने मुझे हर बार टूटने से बचाया, मैं उससे नफरत कैसे कर सकती हूँ? यह सुनकर सूरज की आंखें नम हो गई। अगले ही पल उसने धीरे से निशा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पहली बार बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी झिझक के, सिर्फ दिल की बात सुनकर। और अगर मैं कहूँ, सूरज की आवाज धीमी पड़ गई, कि अब तुम्हारे बिना यह घर खाली खाली लगता है। निशा की धड़कन रुक सी गई। उसने अविश्वास से सूरज की तरफ देखा। सूरज मुस्कुराया। वह वही कठोर आदमी नहीं लग रहा था जिसने शादी की पहली रात उसे ठुकरा दिया था। आज उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। अगर तुम कहीं चली जाओ तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। निशा की पलकों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सूरज ने धीरे से उसका माथा चूम लिया, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ।
मानो वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। निशा ने आंखें बंद कर ली। उस पल उसे लगा जैसे उसके सारे दुख किसी ने चुरा लिए हो। सालों बाद उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया, अपनेपन से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। उसी रात पहली बार निशा सूरज के कंधे पर सिर रखकर सो गई और सूरज पूरी रात उसे देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज उसके पास है, जिसे उसने शुरू में समझा ही नहीं, जिसे उसने अपनाने से इनकार कर दिया था। आज वही लड़की उसकी दुनिया बन चुकी थी। निशा की आंख खुली। कुछ पल तक वह यूं ही चुपचाप लेटी रही। उसका सिर अब भी सूरज के कंधे पर टिका हुआ था। रात भर की थकान और भावनाओं के तूफान के बाद उसे लंबे समय बाद सुकून भरी नींद आई थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सूरज जाग रहा था। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत उठने लगी, लेकिन सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी भी क्या है? निशा की धड़कन तेज हो गई। कोई देख लेगा। सूरज हल्का सा हंस पड़ा। निशा की पलकें झुक गई। उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर सूरज का दिल भर आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही लड़की कभी उससे डरती थी और आज उसकी मुस्कान उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। नाश्ते के बाद सूरज उस अजनबी आदमी से मिलने निकल गया। निशा का मन घबरा रहा था। जाते जाते सूरज ने उसकी तरफ देखा। चिंता मत करना, जो भी सच होगा मैं उसका सामना करूंगा। निशा ने बस धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल अनजाने डर से भरा हुआ था। शहर के बाहर एक पुराना गेस्ट हाउस था। वहीं वह आदमी सूरज का इंतजार कर रहा था। सूरज उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब सच बताइए। आदमी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे एक पुरानी फाइल उसके सामने रख दी। 20 साल पहले तुम्हारे पिता और निशा के पिता सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की थी। सूरज ध्यान से सुनने लगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद कंपनी बहुत मुनाफा कमाने लगी। तभी किसी तीसरे आदमी ने दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी। निशा के पिता को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और तुम्हारे पिता को लगा कि उनका दोस्त उन्हें बर्बाद करना चाहता है। सूरज की भवें सिकुड़ गई। फिर आदमी की आंखों में दर्द उतर आया। फिर दोनों अलग हो गए, लेकिन असली खेल किसी और का था। आदमी ने फाइल से एक फोटो निकाली। फोटो देखते ही सूरज की आंखें फैल गई। उस तस्वीर में एक चेहरा था जिसे वह अच्छी तरह पहचानता था। ये तो उसकी आवाज कांप गई। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, रिया का पिता। सूरज जैसे पत्थर का हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आदमी बोला। उसी आदमी ने दोनों दोस्तों के बीच जहर घोला था। वह पूरी कंपनी अपने कब्जे में लेना चाहता था और जब उसकी साजिश सामने आने वाली थी, तभी निशा के पिता की मौत हो गई। सूरज की मुट्ठियां भींच गई। मतलब यह कि दुर्घटना हुई जरूर थी, लेकिन उसके पीछे की परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। कई रिकॉर्ड गायब किए गए और सच्चाई कभी सामने नहीं आने दी गई। सूरज का सिर घूमने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल रही हो। जिस परिवार को वह सालों से दोष देता रहा, शायद वह खुद भी किसी साजिश का शिकार था। और निशा, जिसने इतना सब जानने के बाद भी उससे नफरत नहीं की, वह कितनी बड़ी दिल वाली थी। वह तुरंत हवेली लौट आया। पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ निशा का चेहरा घूमता रहा। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, निशा खिड़की के पास खड़ी थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर राहत आ गई। सब ठीक है ना? निशा ने पूछा। सूरज कुछ नहीं बोला। वह सीधे उसके पास आया और अगले ही पल उसने निशा को अपने सीने से लगा लिया, इतनी मजबूती से मानो उसे खो देने का डर हो। निशा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने भी धीरे से अपनी बाहें उसके चारों तरफ फैला दी। मुझे माफ कर दो,
सूरज की आवाज भर्रा गई। निशा चौंक गई। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें समझने में इतना समय लगा दिया। तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मजबूरी समझता रहा। निशा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, अब पुरानी बातें मत याद कीजिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें। सूरज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी खुशी अब तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। निशा की सांसें थम सी गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज पहली बार सूरज ने बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कह दी थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मानो पूरी दुनिया उसी पल में सिमट गई हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली के बाहर एक कार खड़ी थी और उस कार में बैठी रिया उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। उसने फोन मिलाया और धीमे स्वर में कहा, अब आखिरी खेल शुरू होगा। अगर सूरज मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। रिया के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई और उधर हवेली के अंदर सूरज और निशा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में कदम रख रहे थे, बिना यह जाने कि उनकी खुशियों पर अभी भी एक और तूफान मंडरा रहा है। हवेली के बाहर खड़ी कार में बैठी रिया की आंखों में नफरत भरी हुई थी। वह किसी भी कीमत पर सूरज और निशा को खुश नहीं देखना चाहती थी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। पायल ने कुछ दिनों पहले ही रिया की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया था। रिया के फोन कॉल्स और उसके कुछ पुराने दस्तावेज पुलिस तक पहुंच चुके थे। जांच शुरू हुई तो एक एक करके उसके सारे झूठ सामने आने लगे। यह भी पता चल गया कि वह सूरज और निशा के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही थी। जब सच्चाई सबके सामने आई तो रिया के पास कोई जवाब नहीं बचा। आखिरकार वह शहर छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने आखिरी बार सूरज की तरफ देखा, लेकिन सूरज की नजरें सिर्फ निशा पर थी। रिया समझ चुकी थी, जिस प्यार को वह खो चुकी थी वह अब कभी वापस नहीं मिलेगा। रिया के जाने के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। सालों बाद घर में सुकून लौट आया था। वीरेंद्र सिंह ने भी निशा से माफी मांगी। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, हमारे अतीत की गलतियों की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। निशा की आंखें भर आई। उसने झुककर उनके पैर छू लिए। पुरानी बातें भूल जाइए पापा जी, अब हम सब एक परिवार हैं। सावित्री देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद सूरज ने निशा को उसी झील के किनारे बुलाया जहां वे पहली बार साथ घूमने गए थे। शाम ढल रही थी। सूरज ने धीरे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। निशा हैरानी से उसे देखने लगी। डिब्बे के अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। सूरज घुटनों के बल बैठ गया। निशा की सांसें थम गई। निशा, शादी तो हमारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज मैं अपने दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। उसकी आंखें नम हो गई। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? निशा की पलकों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हर जन्म में सूरज ने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार था। उस रात हवेली को फिर से फूलों और रोशनियों से सजाया गया। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम दोनों की असली नई शुरुआत है। पायल ने भी दोनों को खूब छेड़ा और पहली बार निशा शर्म से लाल हो गई। रात गहराने लगी। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। खिड़की से आती चांदनी पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। निशा धीरे धीरे कमरे में आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही क्षण बाद सूरज भी कमरे में आया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सूरज उसके पास बैठ गया। डर लग रहा है? उसने फुसफुसा कर पूछा। निशा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। थोड़ा सा। सूरज हल्के से हंस पड़ा।
फिर उसने बहुत प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आज किसी वादे की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले ही मेरे दिल में रहती हो। निशा की आंखें भर आई। उसे याद आने लगा पहली रात, जब यही इंसान उससे दूर दूर रहता था, और आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। सूरज ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। धन्यवाद, निशा ने आश्चर्य से पूछा। किस बात के लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे प्यार का असली मतलब सिखाने के लिए। निशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपना सिर सूरज के कंधे पर रख दिया, और उस रात दोनों ने ढेर सारी बातें की, अपने सपनों की, अपने आने वाले कल की, अपने बच्चों के नामों की, और उस जिंदगी की जिसे वे अब साथ मिलकर जीने वाले थे। वह रात सिर्फ दो लोगों के मिलन की नहीं थी, वह दो दिलों के पूरी तरह एक हो जाने की रात थी। 1 साल बाद हवेली में फिर से खुशियां गूंज रही थी। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा था। निशा की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी, और सूरज उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी दुनिया पूरी हो चुकी थी। उसने निशा का हाथ थाम लिया। याद है, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दर्द लिखा है। निशा मुस्कुरा दी। हाँ, सूरज ने प्यार से कहा। शायद भगवान ने दर्द सिर्फ इसलिए दिया था ताकि बाद में मिलने वाली खुशियों की कीमत समझ आ सके। निशा की आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराते हुए सूरज के कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पूरे आंगन में फैल रही थी, और उसी सुनहरी रोशनी के बीच दो प्यार करने वाले दिल हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।